अब ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एसी धारा तथा एसी वोल्टता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइम पीरियड मीन्स आवर्तकाल। ये सब हटा दें, फिर से बढ़ा। चलो आप हेडिंग बनाओ बेटा, पहला आवर्तकाल। बिल्कुल, मैं लिख दूं? आप लोग बहुत आराम चाहते हो, लिखो। प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा अपना एक पूर्ण चक्र क्या करें, प्रत्यावर्ती धारा अपना एक पूर्ण चक्र ऐसा लिखना। हाँ बेटा, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा अपना एक पूर्ण चक्र पूरा करने में हाँ बेटा, चल क्या लिखे, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा अपना एक पूर्ण चक्र पूरा करने में लिया गया समय। क्लियर है? उसका आवर्तकाल कहलाता है। उसका आवर्तकाल T कहलाता है। ये हो गया बेटा, ये डेफिनेशन वगैरह आप पहले से जानते हो, सबके लिए यही परिभाषा है। बात समझ में आ रही है? कोई भी अपना एक चक्र पूरा करने के दौरान जितना समय लेता है वही उसका क्या कहलाता है बेटा, आवर्तकाल। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा अपना एक पूर्ण चक्र पूरा करने में लिया गया समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। और हम सभी जानते हैं बेटा T इज इक्वल टू कितना होगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर होगा। ये फार्मूला भी लिख लेंगे। कैसे आया तो आप सभी जानते हो, ओमेगा क्या है बेटा, कोणीय वेग, बराबर होगा क्या भैया, एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगा T, और कितना कोणीय विस्थापन होता है 2 पाई, इतना ही तो होता है। कोई भी एक चक्कर पूरा करेगा तो कोणीय विस्थापन कितना होगा 2 पाई रेडियन। तो कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल बराबर कोणीय वेग। और यहां से हम लोगों ने T को यहां ले लिया और ओमेगा को यहां दे दिया, तो T बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। कोई डाउट? ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, इतना लिखना बेटा। उसके बाद आप हेडिंग बनाओगे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, इसको भी लिखते चलो। लिखोगे प्रत्यावर्ती धारा द्वारा 1 सेकंड में 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। क्या हो जाएगी बेटा,
और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर हम लोग स्मॉल f से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो आवृत्ति स्मॉल f कहलाती है। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ रही कि भैया 1 सेकंड में जितना चक्कर पूरा करेगी उसी की संख्या क्या हो जाएगी, उसकी आवृत्ति हो जाएगी। तो वही लिखा गया, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या उसकी आवृत्ति स्मॉल f है। अच्छा, हम सभी जानते हैं बेटा आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि अभी हम लोगों ने लिखा है t = 2π/, इतना होता है। अभी आपने लिखा है t = 2π/ω। अब इसका बटे 1 कर दो और विलोमानुपात लगा दो, तो विलोमानुपात से 1/t की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमको 1/t चाहिए। तो 1/t = क्या होगा, ω/2π। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए स्मॉल f यानी कि फ्रीक्वेंसी = ω/1/t। 1/t की वैल्यू कितना है, ω/2। ये लो बेटा, ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। अगर हम मात्रक की बात करें बेटा, f का मात्रक, तो ये भी आप पहले से जानते हो। अगर SI मात्रक की बात करें तो आप सभी जानते हो क्या होता है बेटा, हर्ट्ज। क्या होता है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, साइकिल पर सेकेंड। यही तो चक्कर प्रति सेकंड है, बस ये इसका मात्रक हो जाएगा। बताओ, आपको आवृत्ति समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आवर्तकाल आपने समझ लिया कि जितने समय में एक चक्कर पूरा करेगी, हो गया वो आवर्तकाल। अब 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा करती है, ये उसका क्या हो जाएगा, आवृत्ति। इसका कोई मात्रक आपसे पूछे तो सेकंड। बात समझ आ रही है। इसका एक मात्रक और है 1/t। t का मतलब टाइम, टाइम से मतलब सेकंड, सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। चलो ये सब हम लोग देखते रहेंगे, जानते रहेंगे। अगला देखें, अगला आपको समझना है बेटा शिखरमान या फिर आयाम। क्लियर है, चलो देख लेते हैं इसकी भी परिभाषा। शिखरमान या फिर आयाम क्या होता है, चलो परिभाषा में लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। बस इतना लिख देगा। क्या बोलते हैं बेटा, शिखर मान या आयाम कहते हैं। बात समझ में आ रही, शिखर मान या फिर क्या बोलते हैं बेटा, आयाम कहते हैं। ध्यान ये देना, एसी धारा का अधिकतम मान है, बात समझ में आ रही है, तो एसी धारा का शिखर मान बोलेंगे या फिर उसका आयाम बोलेंगे। अगर एसी वोल्टता है मान लीजिए, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान या फिर आयाम। आयाम इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि आपने कल ग्राफ पढ़ा है इसका, यही तो होता है इसका। अगर ये धारा है बेटा आई, तो यहाँ पर क्या होगा, I0, यही तो शिखर मान होगा। और यही तो आयाम होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, यहाँ से यहाँ तक यही क्या होता है बेटा, आयाम। माध्य स्थिति से किसी भी ओर अधिकतम विस्थापन। बात समझ में आ रही है। ओके, तो इसलिए इसको आयाम बोल दिया जाता है। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, ये परिभाषा हो गया। अब जैसे हम लोगों ने मान लिया है I0, क्लियर है, आपने लिखा I मैक्सिमम, I मैक्सिमम को ही हम लोगों ने क्या मान लिया, I0, और B मैक्सिमम को हम लोगों ने क्या मान लिया बेटा, V0। यानी प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान क्या है, I0, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, और इसी को हम लोग बोलेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान या फिर आयाम। वही लिखा हुआ है, एसी धारा का शिखर मान I0 या फिर I0 बोलते हैं, और V0 या V0 बोलते हैं एसी वोल्टता का शिखर मान। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बताओ बेटा, नहीं
तो अब आप लिखना इंस्टैंटेनियस वैल्यू, यानी कि तात्क्षणिक मान या फिर तात्कालिक मान। ये सारी चीज आप पहले पढ़ चुके हो, बात समझ में आ रही है? मतलब जो शब्द हैं वो आपके लिए नए नहीं है, बस यही था थोड़ा, वो भी आप जान गए। क्लियर है? ठीक है। तो तात्क्षणिक मान क्या होता है? किसी क्षण विशेष पर, बात समझ में आ रही? जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा वेग का तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक त्वरण, इस टाइप से आपने सब कुछ पढ़ा होगा। क्लियर है ना? तो आप बता सकते हो एक लाइन में इसकी डेफिनेशन, और वो ये है क्या? प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता का किसी क्षण विशेष पर मान। ध्यान से समझना बेटा, प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता का किसी क्षण विशेष पर मान, तो एक समय होगा, बात समझ में आ रही है? क्षण विशेष पर मान, उसका तात्क्षणिक मान कहलाता है। उसका का मतलब एसी धारा है तो एसी धारा का तात्क्षणिक मान, और एसी वोल्टता है तो एसी वोल्टता का उसका तात्क्षणिक या तात्कालिक मान कहलाता है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा हो या प्रत्यावर्ती वोल्टता हो, वो समय के साथ बदलता रहता है। उसकी दिशा और परिमाण दोनों चीज क्या होता है? समय के साथ बदलता रहता है। तो कोई एक विशेष टाइम हम लोग ले लेंगे कि भैया t बराबर 5 सेकंड या 1 सेकंड या कुछ भी, उस टाइम पर धारा का मान कितना है तो आपको तात्क्षणिक मान बताएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो आप बाइक चलाते हो, बाइक में आगे आपके लगा है स्पीडोमीटर, लगा है ना? अब जरूरी थोड़ा है कि आपका वेग एकदम एक समान रूप से चला रहे हो, कम ज्यादा करते रहते हो ना। तो जो स्पीडोमीटर लगा है वो तात्क्षणिक चाल आपका बताता है। क्लियर है ना? किसी एक टाइम पर बताता है कि अभी आपका 15 था, अब 30 हो गया, अब 40 हो गया, 50 हो गया, 15 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से वो आपका कौन सा मान बताता है बेटा? तात्क्षणिक मान। तो किसी समय विशेष पर अगर कोई वैल्यू बताई जाए तो उसको तात्क्षणिक बोलेंगे या तात्कालिक बोलेंगे। कोई डाउट? तो वही परिभाषा हो गई। अब उस परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें तो बता सकते हैं कि भैया एसी धारा समीकरण जो हम लोगों ने प्राप्त किया, I बराबर I0 sin ओमेगा टी, तथा एसी वोल्टता समीकरण B बराबर B0 sin ओमेगा टी में I व B, ये आपको I दिख रहा है और ये B दिख रहा है, ये है क्या? तो बताओगे क्रमशः t समय पर, एक विशेष टाइम है ना t, क्लियर है ना? तो t समय पर एसी धारा व एसी वोल्टता के तात्क्षणिक मान है। अभी t का मान बदलेगा तो I का मान भी बदल जाएगा। ये बात समझ में आ गई? t का मान यहाँ 1 रखना तो बताओगे 1 सेकंड पर ये तात्क्षणिक मान है प्रत्यावर्ती धारा का। कोई डाउट तो नहीं है? समझ में तो आ रहा है ना? ओके, बताओ बेटा, तात्क्षणिक मान भी क्लियर हो गया? आगे चलें? ठीक है। कला फेज, तो बेटा जो आपने अभी प्रत्यावर्ती धारा समीकरण या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण देखा, I बराबर I0 sin ओमेगा टी या फिर V बराबर V0 sin ओमेगा टी, उसमें जो साइन का कोणांक है बेटा ओमेगा टी, वही क्या है? किसी क्षण विशेष पर, वो भी टी टाइम पर, प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता के कला को प्रदर्शित करेगा। जैसे लिखा है I बराबर क्या लिखा है? साइन I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये देखना, यही तो है ज्या का कोणांक यानी साइन का कोणांक। ये क्या है? एक टाइम पर, और कौन से टाइम पर? टी समय पर। टी समय पर प्रत्यावर्ती धारा के कला को प्रदर्शित कर रहा है। किसको बेटा? कला। ये भी टाइम के अनुसार बदलेगा, अगर टाइम चेंज होता है तो इसका भी कला कोण बदलेगा। ऐसे वोल्टता में देखेंगे तो उसमें भी यहाँ पर लिखा भी तो है ठीक ठाक, एसी धारा समीकरण ये व एसी वोल्टता समीकरण ये में ज्या का कोणांक ओमेगा टी किसी समय टी पर एसी धारा व एसी वोल्टता के कला को प्रदर्शित करता है।
यानी टाइम के अनुसार ये भी बदलेगा। बताओ, इतनी परिभाषा आपको समझ में आ गई? अब मुझे लगता है कि कोई भी बात परेशान नहीं करेगी, अगर करेगी तो उसी समय हम लोग देख लेंगे। इतना परिभाषा पर्याप्त रहेगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं बेटा। अब उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, इसको हटा दें, चलो भाई ये भी हटा दे रहे हैं। अब हम लोग को पढ़ना है बेटा मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मीन्स एसी धारा का माध्य अथवा औसत मान। इसकी जरूरत है क्योंकि आप सभी जानते हो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से, बात समझ में आ रही है? तो पहले प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 होता है, फिर धीरे धीरे यहां तक बढ़ता है, फिर एक पीक वैल्यू मिल जाती है उसको शिखर मान, उसके बाद फिर घटता है। तो ये हो गया आपका पहला अर्धचक्र। क्या हो गया बेटा? याद ये रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा 0 से किसी भी ओर 0 से शुरू होकर शिखर मान को प्राप्त करती है, फिर शिखर मान से 0 तक आती है, तो अर्धचक्र पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर दूसरी दिशा में 0 से शुरू होकर पीक वैल्यू तक जाती है, यानी शिखर मान तक जाती है, फिर शिखर मान से 0 तक आती है, तो फिर अर्धचक्र पूरा हो जाता है। और आधे चक्र को हम लोग जोड़ दें तो क्या हो जाता है? एक पूर्ण चक्र। यानी यहां से लेकर के यहां तक हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरा चक्र। और इस पूरे चक्र के दौरान इसका मान बदलता रहता है। अगर हम पहले अर्धचक्र के दौरान की बात करें तो यहाँ पर भी धारा का मान देखो बदल रहा है, पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा था। अगर आपसे पूछा जाए प्रत्यावर्ती धारा का मान तो आप बताओगे नहीं पता, क्योंकि वो हर टाइम पे बदल रहा है। तो हम लोग उसका क्या निकालेंगे अभी? एवरेज वैल्यू। क्लियर है ना? और एवरेज वैल्यू जो होगा वो पीक वैल्यू से कम ही आएगा, यहाँ कहीं और आइए भी। क्लियर? और अभी ये भी बताएंगे आपको कि पीक वैल्यू का कितना प्रतिशत ये आता है। बात समझ में आ रही है? जो शिखर मान है धारा का उसका कितना प्रतिशत होगा ये एवरेज वैल्यू, वो भी देखेंगे हम लोग। क्लियर? तो पहले हम लोग पहले अर्धचक्र के दौरान देख लेते हैं, और फिर दूसरे अर्धचक्र के दौरान देख लेते हैं, फिर एक पूरे चक्र के दौरान देख लेते हैं। एक पूरे चक्र के दौरान तो शून्य हो जाएगा। ये मान लीजिए आपके ऑप्शनल में क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा का मान एक पूरे चक्र के दौरान औसत मान कितना होता है, बहुत सारे ऑप्शन देगा आपको परेशान करने के लिए। तो आप ढूंढना उसमें 0 कहाँ लिखा है वही लगा देना, क्योंकि इसके दौरान क्या होगा? पॉजिटिव होगा और इसके दौरान नेगेटिव, जोड़ेंगे तो 0 आएगा। क्लियर है? ओके। याद रखना बेटा इस वाले अर्धचक्र को हम लोग धनात्मक अर्धचक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धचक्र। और इस वाले अर्धचक्र को हम लोग ऋणात्मक अर्धचक्र। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करें, औसत मान निकालें हम लोग। लैंग्वेज देखना बेटा, हम लोग लिखेंगे पहले अर्धचक्र, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? धनात्मक अर्धचक्र। याद ये रखना बेटा धनात्मक अर्धचक्र तो आपको बार बार मिलते रहेंगे, ये पहला धनात्मक अर्धचक्र होगा। और नाम तो जान ही गए हो, लैंग्वेज को लंबा मत करो, समझ गए हो ना? वो धनात्मक अर्धचक्र होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पहले अर्धचक्र। आगे देखना, अच्छा पहला अर्धचक्र का अगर हम लोग लिमिट देखें कहां से कहां तक है, तो आप बताओगे कि एक पूरा चक्र कितने समय में पूरा करता है? आवर्तकाल के बराबर समय लेता है, ठीक है बराबर। तो अर्धचक्र कितने टाइम में पूरा कर देगा? आधे टाइम में। बात समझ में आ रही है? तो t/2। तो पहले अर्धचक्र की बात हो रही है, तो 0 से t/2 समय तक की बात हो रही है कि इतने समय में आप बताइए कितना होगा उसका औसत मान। तो यहां पर आप लिख भी लीजिए, इसको भी आप लिखेंगे 0 से t/2 तक। कहां तक बेटा?
2 तक। बस। तो पहले अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान नहीं, बातचीत मत करो बेटा, समझ में नहीं आएगा। चलो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। औसत मान जो हम लोग लिखेंगे बेटा, उसको हम लोग IM से लिख दे रहे हैं। M का मतलब मीन। क्लियर है ना? ओके। देखो इसको हम लोग कई तरीके से I मीन लिख दे, IAV भी लिख सकते हैं। AV का मतलब एवरेज। और अगर हम लोग 10th में जाएं तो I बार भी लिख सकते हैं। आप लोग 10th में सांख्यिकी में पढ़ते थे ना, x बार बराबर x1 + x2 + x2 ऐसे जोड़ते चले जाते। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की। तो कैसे भी लिखिए, सारी चीज सही है। क्लियर है? हाँ, बस संकेत में आप कंफ्यूज मत होइएगा। किसी बुक में ऐसा भी हो सकता है कि वो I0 को लिखा हो IM, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो आप कंफ्यूज मत होना कि IM तो हम लोग मीन के लिए लिखे थे। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको मिल सकता है और मिलेगा भी। ठीक है ना? देखो वो उनका मानना है कि M का मतलब मैक्स है, M का मतलब, लेकिन यहाँ पर एक स्टूडेंट के मन में भ्रांति हो सकती है। M का मतलब मिनिमम भी तो हो सकता है, M का मतलब मैक्सिमम भी तो हो सकता है, M का मतलब मीन भी तो हो सकता है। लेकिन आप लोग वो स्टूडेंट नहीं हो जिनसे गलती हो सकती है, क्योंकि साइंस मानता है आप लोग तेजस्वी लोग हैं। ठीक है ना? आपको एक बार लिख दिया गया IM का मतलब मैक्स, तो आप वही समझोगे। तो इसीलिए मैं ये सिंबल नहीं यूज कर रहा हूँ बेटा मैक्सिमम के लिए, मैं इसीलिए I0 वाला सिंबल यूज कर रहा हूँ। क्लियर है ना? और M के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मिनिमम, ओ मीन। चलो एवरेज के लिए हम लोग लिख देंगे IM। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका जो वैल्यू आएगा फार्मूला अप्लाई करने के बाद, वो आएगा 2/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t/2 I × dt। घबराओ नहीं, ऐसे नहीं बता देंगे कितना होगा, है ना? बताएंगे कैसे हुआ। चलो आपके लिए एक जनरल फार्मूला बना दिए हैं इधर, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। कोई फंक्शन है बेटा, किसका फंक्शन है? टाइम का है, t का। दिख रहा है ना? t का फंक्शन होगा। अच्छा, कोई फंक्शन t का है, उसका 0 से t समय तक औसत मान कितना होगा? 0 से t समय। भाई टाइम का फंक्शन है तो आप लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे? टाइम का ही लोगे, 0 से t तक। आपने समय अंतराल ले लिया, उसके बीच में अगर आपको औसत मान निकालना है तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे। अच्छा, ये फार्मूला कहीं नया नहीं आया है, ये कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या ही है। देखो किसको जोड़ोगे? फलन को। फलन का ही तो औसत ले रहे हो, तो उस फलन को जोड़ोगे। जोड़ने का मतलब समाकलन, जोड़ने का मतलब बेटा, ठीक है। किसका फंक्शन है? टाइम का। किसका फंक्शन है? तो टाइम के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। क्लियर है? और कहां तक जोड़ना है? लिमिट लगाओगे ना, तो 0 से t तक। भैया 0 से लेकर t समय तक आपको औसत निकालना है, तो वही जो अपर लिमिट t होगा उसी से भाग कर देना। बात समझ में आई? जो अपर लिमिट आपको t दिख रहा है उसी से क्या करेंगे? तो एक जनरल फार्मूला मैंने बता दिया आपको औसत मान निकालने का, समाकलन वाला, इससे आप निकालोगे। क्लियर है? और यही इस पर अप्लाई करेंगे। चलो आपको दिखाते हैं, फिर अभी कठिन नहीं लगेगा। अभी हम इसको हटा भी देते हैं, बिना इसको देखे हम लोग इसको करेंगे। देखो आराम से कर सकते हैं। कैसे? आप बताओगे, ध्यान से देखना बेटा। किसका मान निकाल रहे हो? औसत मान धारा का। किसका बेटा? प्रत्यावर्ती धारा। तो आप यहां पर लिखना I मीन इज इक्वल टू, इसको पहले जोड़ो। तो जोड़ने का मतलब इसका हम लोग क्या करेंगे बेटा? समाकलन। क्या करेंगे? करा दिए। अच्छा, ये फंक्शन किसका है? तो आप सभी जानते हो ये प्रत्यावर्ती धारा है, I0 sin ω/t। किसका फलन है? टाइम। तो इसका समाकलन किसके सापेक्ष होगा? dt हो गया।
कहां से कहां तक कर रहे हो, 0 से t/2 समय तक लिमिट अप्लाई कर दो, 0 से t/2 हो गया। और मैंने कहा है जो अपर लिमिट है उसी से क्या करना बेटा, हो तो गया। अब वो चाहे फार्मूला भी लगा लो यही आएगा। देखो एक बार समझ में तो आ रहा है ना। करना क्या है, कोई फंक्शन है उसका औसत मान निकाल रहे थे, तो आई फंक्शन है इसका एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे, समाकलन करोगे ठीक है फंक्शन का यानी आई का, टाइम का था टाइम के सापेक्ष के, लिमिट 0 to t/2, ठीक है। जो अपर लिमिट है वही तो रख दी, देखो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है ना। तो फार्मूला आपको रटने की जरूरत भी नहीं, मैंने आपको फार्मूला समझा दिया है कि ऐसे आपको करना है और इसमें कई बार ये यूज करना है आपको, क्लियर, ठीक। कोई डाउट तो नहीं है आपको, ठीक। चलो भाई अब आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आई मीन इज इक्वल टू, भाई हर से t/2 आगे ले लो तो 1/t/2 होगा। क्या होगा बेटा, 1/t/2, ओके। अच्छा यहाँ क्या बचेगा, 0 to t/2, अंदर क्या है i इंटू डी टी, तो i की वैल्यू पुट कर देना। आप बताओगे बट हम सभी जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान होता है वो I0 इंटू साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। वैल्यू पुट करें तो लिख देंगे I की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, I0 साइन ओमेगा टी और इंटू डी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक, नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। और 1/t/2 का मतलब उल्टा लिखा है तो 2/t हो जाएगा। और ऐसे भी समझ सकते हो 1/t/2 का मतलब है 1/1 यहाँ कर सकते हो और सबसे नीचे का गुणा यहाँ हो जाएगा, t का गुणा यहाँ होगा तो 2/t ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2/t, क्लियर है बेटा। और अंदर देखना क्या है, I0 ये कांस्टेंट है भाई, शिखर मान है, ये फिक्स वैल्यू होगी, इसको बाहर करिए, I0 बाहर कर लिए, अंदर क्या बचा 0 to t/2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, चाहे मैथ का हो चाहे बायोलॉजी का, सबको समझ में आएगा। बताइए, नहीं आ रहा, आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा जगह बचाओ भाई। चलो आई मीन, अब तो समाकलन करना है इसका, ये समझ गए ना। इसको थोड़ा इधर कर दे रहे हैं, चलो भाई। आई मीन इज इक्वल टू 2I0/t, 2I0/t, ये इसका समाकलन कराना है। तो साइन थीटा का तो समाकलन हम लोग जानते हैं माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन थीटा का अगर कुछ गुणांक हो तब थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। मैथ वाले जानते हैं हम लोग कुछ मान लेंगे, मानने के बाद अपना जो कुछ भी वैल्यू वगैरह रखेंगे आ जाएगा ऐसे। लेकिन आप लोगों के लिए डायरेक्ट फार्मूला है बेटा, आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx या फिर ax मान लो, क्योंकि यन कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax, अब x का देखो गुणांक है a, तो ये बराबर होगा किस, और इंटू dx, x के सापेक्ष समाकलन भी हो तो ये होगा किसके बराबर, आप बताओगे। साइन x का समाकलन कितना होता था बेटा, cos x, तो माइनस cos ax और बटे a हो जाएगा, जो x का गुणांक है उसको भाग कर। अच्छा लिमिट नहीं है इसका मतलब अनिश्चित समाकलन है, सी भी जोड़ दो, ये आपका फार्मूला होगा, यही फार्मूला इस पे अप्लाई कर दो तो गया समाकलन, ठीक है ना, ओके। दिख रहा है आपको, ओके।
यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे बेटा, लिखेंगे क्या, इसका समाकलन हो गया साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, तो साइन ओमेगा टी का क्या होगा बेटा, माइनस कॉस ओमेगा टी, सेम ऐसे रहेगा, ए की जगह ओमेगा रखना, यक्स की जगह टी रख देना बस, अपान ए की जगह पर क्या होगा, ओमेगा, हो गया। तो समाकलन तो हो गया ना, सी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसका लिमिट आपके पास है 0 टू टी बाई, यहां तक बताओ बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। अब फार्मूला कौन सा लगाए, ये आपने फार्मूला अप्लाई किया, आगे चलें। इसको क्या हुआ, तुम पढ़ने ही तो आए हो, बहाना मत मारना, अभी कुछ बताने ही जा रहा था। चलो, आई मीन इज इक्वल टू होगा क्या बेटा, एक काम करते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं और ओमेगा का भी हर में जो है उसका कोई काम नहीं, क्योंकि हम लोग लिमिट उससे अप्लाई नहीं करेंगे। लिमिट किससे अप्लाई करेंगे, ओमेगा टी पर, किस पर बेटा, गलत है, किस पर होगा, क्या बता रही, हाँ, क्यों, क्योंकि टी वेरिएबल है, ओमेगा नहीं, क्लियर है। तो हम लोग जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो केवल इस टी पर करेंगे, क्लियर। ओमेगा तो एक समान कोणीय वेग है, वो बदलेगा ही नहीं, और अगर कभी ना समझ में आए तो यहाँ देख लिया करो, इस पर आपको लिमिट अप्लाई करना है। चलो भाई, तो यहाँ पर क्या लिखा था बेटा, 2i0, एक काम करना, माइनस भी बाहर करो, तो माइनस 2i0 अपॉन टी, और हर से ओमेगा ले लिए बाहर, अंदर बचेगा क्या, तो आप बताओगे cos ओमेगा टी, यही तो बचा, और लिमिट क्या रहेगा बेटा, 0 टू, बट आप बताओगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाई टी, ये तो आप जानते हो, बात समझ में आ रही है। टी समय अंतराल में, टी क्या है, आवर्तकाल, अपने आवर्तकाल में कोई भी एक पूर्ण चक्कर पूरा करेगा, और पूरा चक्कर पूरा करने में 2 पाई रेडियन विस्थापन होगा उसका, कोणीय विस्थापन, तो इसलिए कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बड़े समय अंतराल, वैल्यू पुट करना बेटा यहाँ पर। तो आप बताओगे आई मीन इज इक्वल टू माइनस 2i0 अपॉन टी इंटू ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी, और यहाँ भी बेटा cos, लिमिट भी अप्लाई करो और ओमेगा की वैल्यू भी पुट करो, तो पहले cos ओमेगा की जगह बेटा 2 पाई बाई टी रख दिए, और स्मॉल टी की जगह लिमिट अप्लाई करेंगे t बाई 2, हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस करेंगे cos ओमेगा की जगह पर t, और इनटू स्मॉल टी की जगह पर 0, टी से टी चला जाएगा, और 2 से 2, यहां भी 2 से 2, टी से टी, आई मीन इज इक्वल टू माइनस, क्या बचा बेटा, i0, हर में क्या बचा, पाई, और यहां पर देखना cos पाई, क्या बचा बेटा, cos पाई की वैल्यू माइनस, सब जानते हो क्योंकि पाई का गुणांक विषम है, अच्छा, और माइनस 0 से गुणा कराओगे 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, ये भी आप सब जानते हो, तो यहाँ पर लिख देना, क्योंकि cos पाई की वैल्यू बेटा -1 और cos 0 की वैल्यू 1, क्लियर है, ठीक, यहाँ पर रख दी। आप ध्यान देना, समान चिन्ह जुड़ते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा, अब बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस, तो -2 आएगा, तो भैया माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2i0 अपॉन पाई, ये किसके बराबर बेटा, im, इतना आएगा धारा का औसत मान। क्लियर है बेटा, तो आप बताओगे, इसलिए
आई मीन इज इक्वल टू, पाई से 2 को भाग करना बेटा, तो अप्रॉक्सीमेट 0.637, 6 करके आएगा, तो हम लोग राउंडिंग आप करके इतना लिख लेंगे 0.637 इंटू आई नॉट। ये आपका आ गया बेटा धारा का औसत मान। पहले अर्धचक्र के दौरान इतना आया धनात्मक। यहां तक बात समझ में आ रही? मैं भाग करके दिखा दूं इसको, 2 को पाई से, 2 को भाग करेंगे बेटा, पाई की वैल्यू 3.14, इतना ही तो आएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, पाई की अगर पाई भी तो अपने पास है, इतना रखेंगे तब भी इतना आएगा, 0.636, वहां पर 9 आ रहा था, यहाँ पर 6, कुल मिला के राउंडिंग आप करेंगे तो 0.637 लिख सकते हैं, इतना आया। तो एक अर्ध चक्र के दौरान इतनी औसत धारा होगी, प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर है? ओके। और देखना बेटा, सेम चीज यहां पर लिखना, दूसरे अर्ध चक्र, दूसरे अर्ध चक्र का मतलब है बेटा, ध्यान देना, ये 0 था, ये t/2 और ये t था। तो पहले अर्ध चक्र के दौरान आपने ये लिमिट लिया था 0 से t/2 समय अंतराल। अब केवल दूसरे अर्ध चक्र की बात हो रही है, तो यहां से यहां तक का समय आप कैलकुलेशन में लोगे कि भैया t/2 से लेकर के t तक, t/2 से लेकर के कहां तक? t तक। तो यहां पर आप लिखना दूसरे अर्ध चक्र, कहने का मतलब है t/2 से कहां तक बेटा? t तक के लिए, दूसरे अर्ध चक्र के लिए AC धारा का औसत मान, उसको भी लिखेंगे किससे बेटा? आई मीन बराबर। बात समझ में आ रही है? और आप बताओगे उतना ही आएगा बेटा, बस माइनस में, माइनस 0.637 इंटू आई नॉट। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। बात समझ में आ रही है? बस आपको लिमिट ये अप्लाई करनी है, t/2 से t तक, और यही आएगा सेम। क्लियर है? वही पूरा कैलकुलेशन है। तो इतना आया, पहले अर्धचक्र के दौरान इतना आया था धनात्मक, दूसरे अर्धचक्र के दौरान इतना आया ऋणात्मक। और हमको समझ में आ रहा है, स्पष्ट है, एक पूर्ण चक्र, बातचीत नहीं बेटा, एक पूर्ण चक्र के लिए AC धारा का औसत मान। अच्छा, एक पूर्ण चक्र के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो आप यहां पर यह भी समझा सकते हो, इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हो। पूर्ण चक्र का मतलब 0 से t तक, आप ये लिमिट अप्लाई कर दो, डायरेक्ट 0 आ भी जाएगा। बात समझ में आ रही है? पूरा कैलकुलेशन करना, लिमिट क्या रखना? 0 से t, और आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो औसत मान, एक पूर्ण चक्र 0 से t तक के लिए AC धारा का औसत मान 0 होता है। क्लियर है? ऐसे अगर मान लीजिए बोल्टता है परेशान करने के लिए, उसका भी औसत मान 0 होगा एक पूर्ण चक्र के लिए। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना, जाओ।